तो नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आता है लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो सभी गैस्ट्रोपोड्स का जो फुट है ये नीचे से चिपटा होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया भी लगे होते हैं और इसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। तो जो बिल्कुल छोटे साइज़ के गैस्ट्रोपोड्स हैं वो चूँकि छोटे हैं तो हल्के भी होते हैं, म्यूकस रिलीज़ करते हैं और सीलिया के थ्रू अपने आप को आगे को मतलब कि घसीट के चलते हैं। बड़े वाले जो गैस्ट्रोपोड्स हैं ये चूँकि बड़े और अच्छे खासे हैवी होते हैं, शेल का भी वेट होता है, इसलिए ये फुट के अंदर मौजूद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। वेव्स लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं जिससे ये आगे को क्रॉल करते हैं। तो ज़मीन और फुट के दरमियान में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए म्यूकस सेक्रेट करते हैं लगातार। उसके बाद कुछ गैस्ट्रोपोड्स का जो फुट होता है ये क्लिंगिंग के लिए यानी कि किसी सख्त सरफेस या पत्थर वगैरह के साथ चिपकने के लिए मॉडिफाइड होता है। और कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जिनमें सी बटरफ्लाइज और सी हेयर्स आते हैं। उनके अंदर जो फुट होता है ये चौड़ा और मतलब कि फैला हुआ होता है, उसको ये फ्लिपर्स की तरह यानी कि चप्पू की तरह यूज़ करके पानी में तैरते हैं। अब हम बारी बारी सब की एग्जांपल्स देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर एक स्नेल है जो कि चलता हुआ जा रहा है और इसके पीछे जो लाइन नज़र आ रही है वो म्यूकस का ट्रेल है जिसको ये साथ साथ सेक्रेट कर रहा है। इस पिक्चर के अंदर एक स्लग चलता हुआ जा रहा है और स्लग के पीछे ये म्यूकस का ट्रेल नज़र आ रहा है। सिमिलरली इस पिक्चर के अंदर भी एक स्लग है जो कि गुजर के चला गया और उसके पीछे ये म्यूकस का ट्रेल। तो इसको एबेलॉन कहते हैं। इसके ऊपर वन पीस शेल होता है जिसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल रहता है। इसका शेल इसी तरह से कलरफुल होता है, इसलिए इसको ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव पीसेस और ज्वेलरी वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अपनी तरफ ये एबेलॉन्स नहीं होते, मतलब ये एबेलॉन की निचली साइड है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसका फुट है जिससे ये पत्थर वगैरह के साथ चिपक जाते हैं। ये एबेलॉन उल्टा करके दिखाया हुआ है, ऊपर वाली साइड इसकी, और ये इसकी नीचे वाली साइड। ये भी जो पड़ा है ये इसकी ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है। और ये किसी सरफेस के साथ चिपके हुए हैं। बंदे के हाथ में चाकू है, इसने इसको खुरच के उतारा इसके साथ से, तो कश्ती वगैरह पे चिपके होंगे। ये इनकी निचली साइड बनती है। ये लिम्पेट की एग्जांपल है। लिम्पेट के ऊपर भी ये शेल होता है जिसके ऊपर लाइंस बनी होती है और ये इसके नीचे मस्कुलर फुट है। ये इसके दो टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे इसका माउथ होता है। ये भी लिम्पेट की एग्जांपल है। ये इसका शेल है, ये इसके नीचे जो वाइट टिश्यू है ये मेंटल है, ये इसकी मेंटल कैविटी है और ये नीचे इसका सारे का सारा फुट है। तो इनको सी बटरफ्लाइज कहा जाता है। छोटे साइज़ के मोलस्का होते हैं और ये इसका मॉडिफाइड फुट है जिसको जिस तरह परिंदे अपने परों को फड़फड़ाते हैं इस तरह से ये इससे पानी में तैरते हैं। और इनको सी हेयर कहा जाता है। हेयर मतलब खरगोश। तो बॉडी की आउटलाइन इनकी जो कि वैसी है, सर पे दो टेंटिकल्स होते हैं जिस तरह खरगोश के कान होते हैं, वैसे ऊपर से गोल बॉडी होती है। अब इसका जो फुट होता है ये, और ये जो ऊपर फ्रिल्स लगे नज़र आ रहे हैं ये इसका फुट ही है। तो ये इसको परों की तरह फड़फड़ा के पानी के अंदर तैरते हैं जिस तरह इसने अपना फुट साइडों से ऊपर किया हुआ है। नेक्स्ट, फीडिंग एंड डाइजेशन इन क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो मोस्टली जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, एल्गी या छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स उनको खाते हैं। जो बड़े साइज़ के गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ये हर्बीवोर्स, और ये बड़े साइज़ के प्लांट्स वगैरह को या उनके पत्तों को या नीचे से उनकी जड़ों वगैरह को खा जाते हैं। इसमें से कुछ स्कैवेंजर होते हैं यानी कि मुर्दाखोर होते हैं, कुछ इसमें से पैरासाइट्स होते हैं और कुछ प्रेडेटर्स भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस वाले गैस्ट्रोपोड की बात कर रहे हैं। कुछ में से जो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला हिस्सा है वो प्रोबोसिस लाइक होता है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल के उससे शिकार कर सकते हैं।
तो कुछ स्नेल जो कि प्रेडेटर दूसरे एनिमल्स, छोटे एनिमल्स को पकड़ के खाते हैं, यही मेथड यूज़ करते हैं। और इनके सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर सीलिया लगे होते हैं जो कि फूड को आगे आगे प्रोपेल करने का काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक म्यूकस से कवर्ड होता है और म्यूकस के स्ट्रिंग यानी कि जिस तरह तारे बनती इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें फूड के पार्टिकल चिपक जाते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको फिर प्रोटोस्टाइल कहते हैं। तो ये प्रोटोस्टाइल उसके मुंह से इसके स्टमक तक जाता है और सीलिया उसको साथ के साथ ट्विस्ट करते रहते हैं। उसके बाद इसके विसरल मास के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम और एसिड रिलीज़ करते हैं जिससे जो फूड है वो ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो जो म्यूकस के साथ फूड पार्टिकल थे वो भी एसिड की वजह से अलहदा हो जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड बचती है वो छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म के अंदर बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। तो इस पिक्चर के अंदर एक स्नेल है जो कि वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रहा है, और ये भी। नेक्स्ट आता है गैस एक्सचेंज। इनके मेंटेनेंस फंक्शंस के अंदर आगे गैस एक्सचेंज है। तो गैस एक्सचेंज के लिए मेंटल कैविटी को यूज़ करते हैं। ज़माना कदीम के अंदर मतलब इनिशियल टाइम्स के अंदर जो गैस्ट्रोपॉड थे उनके अंदर 2 गिल्स होते थे और आजकल जो पाए जाते हैं उनके अंदर एक है। कॉइलिंग की वजह से शेल में जगह कम बचती इसलिए एक रिड्यूस हो गया। तो कुछ गैस्ट्रोपॉड के अंदर जो मेंटल है, इनका मेंटल टिश्यू, उसका एक आगे को बढ़ा हुआ हिस्सा जो कि छोटे से पाइप की तरह का होता है उसको साइफन कहा जाता है। ये इनहेलेंट ट्यूब के तौर पे काम करता है क्योंकि इससे ये सांस लेते हैं और अगर ये पानी में रह रहे हैं तो वहाँ से पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है। उसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि रेत वगैरह के अंदर ख़ुद को नीचे दबा लेते हैं, वो भी अपना साइफन ऊपर रखते हैं ताकि ताज़ा पानी इनके अंदर से गुजरता रहे। तो जो खुश्की पे पाए जाने वाले स्नेल्स का ग्रुप, इनको पल्मोनेट्स कहते हैं। इनके अंदर गिल्स नहीं होते। तो या तो ये अपनी मेंटल कैविटी को रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे यूज़ करते हैं या फिर इनके अंदर एक लंग होता है जिससे ये सांस लेते हैं। तो ये एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड की एग्जांपल्स हैं। ये ऊपर शेल है, नीचे इसका फुट है और ये मेंटल कैविटी का जो हिस्सा है जहाँ पे एरो लगा हुआ है पाइप लाइक, इसको कहा जाता है साइफन, जिसके थ्रू पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है और मेंटल कैविटी का चक्कर लगा के बाहर निकल जाता है। अब इस वाली पिक्चर के अंदर ये जो एक्चुअल गैस्ट्रोपोड है ये रेत के अंदर दबा हुआ है और इसने अपना साइफन बाहर किया हुआ है जिससे पानी अंदर जाएगा। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो डायरेक्टली इसका जो ब्लड है सेल्स और टिश्यूज़ तक जाता है। इसकी बॉडी के अंदर टिश्यू स्पेसेस बने होते हैं जिनको साइनसेस कहा जाता है, वहाँ तक ब्लड जाता है और फिर इसके सेल्स और ब्लड के दरमियान में गैस एक्सचेंज होता है। इनका जो हार्ट होता है वो सिंपल होता है और इसमें एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल होते हैं। मोस्टली जो गैस्ट्रोपोड्स हैं इनके अंदर 2 की बजाय एक ऑरिकल होता है। कॉइलिंग की वजह से इनका एक ऑरिकल भी रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो दरमियान से थोड़ी मोटी होती है और उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं एक ही लाइन में, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये इसकी डायग्राम है और ये इसका हार्ट है जिसमें ये जो ब्लैक एरो ब्लड के फ़्लो की डायरेक्शन को शो करता है और ये जो 2 चैम्बर जिसमें ब्लड पहले आएगा लंग से होकर ऑरिकल है, ये इसका वेंट्रिकल है और ये एओर्टा यानी कि वेंट्रिकल से निकलने वाली मेन वेसल जिसके अगले सिरे ओपन है और ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज़ तक पहुंचता है। तो इसका जो ब्लड है एक तो न्यूट्रिएंट, वेस्ट और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा हाइड्रोलिक या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम भी करता है। क्योंकि इसका ब्लड टिश्यू स्पेसेस तक ही रहता है तो बॉडी को ये अंदर से बाहर की तरफ को प्रेशर लगा के रखता है। तो मोलस्का के अंदर चूँकि हड्डियाँ वगैरह नहीं होती, बाहर शेल है, कुछ स्पीशीज़ में शेल भी नहीं होता, तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये अपने मसल्स और हाइड्रोलिक स्केलेटन को यूज़ करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब इन्होंने शेल के अंदर वापस जाना होता है तो ये ब्लड के प्रेशर को कम करते हैं, जिससे बॉडी को ये कॉन्ट्रैक्ट करके वापस अपने शेल के अंदर बंद कर लेते हैं। जब इन्होंने वापस बाहर आना होता है तो ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज़ करके अपने ऑर्गन्स को एक्सटेंड कर लेते हैं। इसके अलावा इनके सर के ऊपर जो टेंटिकल्स होते हैं, जैसे ही अगर उसको थोड़ा सा टच किया जाए तो उसके साथ रिट्रैक्टर यानी कि पीछे को खींचने वाले मसल्स होते हैं और ये उसको वापस अपने सर के अंदर और या पूरे ही शेल के अंदर बंद हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके टेंटिकल्स को खींच के पीछे को करने वाले मसल्स तो होते हैं, लेकिन उसका ऑपोजिट या एंटागोनिस्टिक मसल नहीं होता जो उसको दोबारा वापस ऊपर को सीधा करते हैं। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें ब्लड पंप करना शुरू करता है और वो दोबारा से एक्सटेंड हो जाते हैं और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो इन टेंटिकल्स की आवाज़ को टच करें तो मतलब ये नीचे को बंद हो जाते हैं फ़ौरन, लेकिन जब वापस ऊपर आना होता है तो बिल्कुल आहिस्ता 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 ऊपर आते हैं। जो नीचे को खींचने को मसल हैं, ऊपर करने के लिए वापस मसल्स नहीं है। फिर आता है नर्वस सिस्टम। तो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड थे, उनके नर्वस सिस्टम के अंदर 6 गैंग्लिया पाए जाते थे जो कि उसके हेड, फुट और विसरल मास के अंदर फैले होते थे। तो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड के अंदर से जो टॉर्जन है, टॉर्जन की वजह से बॉडी चूँकि ट्विस्ट करती सारे सिस्टम भी, तो नर्व भी ट्विस्ट करती हैं और सारे गैंग्लिया आपस में लिंक्ड होते थे। एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर जो नर्व्स हैं ये अनट्विस्ट हुई और जो नर्वस टिश्यू है कॉन्ट्रैक्ट होके तादाद में कम लेकिन साइज़ में बड़े गैंग्लिया बन गए, जिसमें से जो लार्जेस्ट साइज़ के गैंग्लिया वो इनके सर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनका बॉडी प्लान है। ये एक मोलस्का के अंदर गैस्ट्रोपोड की एग्जांपल है। स्नेल के ऊपर से दिखाया गया सर है, नीचे इसका फुट है, शेल और विसरल मास और ये इसके 2 टेंटिकल्स हैं। तो हेड रीजन के अंदर बड़े वाले गैंग्लिया हैं। ये इस पिक्चर के अंदर मेंशन भी किया कि बुक्कल जो माउथ से रिलेटेड है, सेरिब्रल है, फिर प्लूरल और पैडल जो कि फुट के अंदर है, और फिर ये पेरिटल और विसरल है। फिर आते हैं इनके अदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो गैस्ट्रोपोड के अंदर अच्छी क्वालिटी के सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आइज़ इसकी टेंटिकल की बेस या उसके ऊपर वाले सिरों पे लगी होती हैं, और कुछ के अंदर आइज सिंपल होती हैं, मतलब कि फोटो रिसेप्टर सेल्स का ग्रुप होता है, और कुछ के अंदर बाकायदा लेंस और लेंस के ऊपर कॉर्निया भी होता है। उसके बाद इनके फुट वाले रीजन के अंदर बैलेंस रखने वाले ऑर्गन यानी कि स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको ओस्फेरेडिया कहा जाता है। ये मेंटल कैविटी के अगले सिरे में पाए जाते हैं, और ये हवा में या पानी में या रेत में, मतलब जहाँ ये रह रहे हैं उसमें मौजूद डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो जो इसमें प्रेडेटर्स हैं उनके ओस्फेरेडिया उनको बताते हैं कि उनका शिकार उसके आसपास, मतलब इसकी स्मेल डिटेक्ट कर लेते हैं। तो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड के अंदर 2 नेफ्रीडिया होते थे। मॉडर्न स्पीशीज़ के अंदर जो राइट वाला नेफ्रीडियम है वो ख़त्म हो गया, 2 में से एक ही बचा। रीज़न शेल क्वालिंग, जगह थोड़ी बचती है। जो पेयर्स में ऑर्गन थे उनमें से एक एक बचा, एक एक ख़त्म हो गया। तो इसका नेफ्रीडियम सैक लाइक होता है, इसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती हैं, और ये इसकी बॉडी कैविटी के साथ, इसको पेरिकार्डियल कैविटी उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, ये ब्लड से अलहदा करके फ़िल्टर करके अलहदा किए जाते हैं और इसके नेफ्रीडिया के अंदर आ जाते हैं, वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये इसके नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है, जो कि इसकी रीनल ट्यूब है, ये इसका यूरेटर है, इसकी वॉल्स फोल्डेड। तो ज़रूरत पड़ने पे ये जो भी फिल्ट्रेट आया उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो आयंस थे या साल्ट थे या दूसरे मिनरल वगैरह के मॉलिक्यूल्स थे या इवन वाटर था जो ज़्यादा आ गया, उसको वापस अपने ब्लड के अंदर पहुंचा देते हैं, और बाकी का जो मटेरियल उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो मोस्टली स्पीशीज़ के अंदर जो इसका नेफ्रीडियम है ये इसकी मेंटल कैविटी के अंदर खुलता है, और जो खुश्की में पाए जाने वाले स्नेल्स उनमें बॉडी की राइट साइड पे खुलता है। जो इसकी स्पीशीज़ पानी के अंदर पाई जाती हैं वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट नहीं करती, अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट कर देती हैं। क्योंकि पानी के अंदर पाए जाते हैं इसलिए अमोनिया फौरी तौर पे पानी में डिफ्यूज़ हो जाता है और बॉडी से परे चला जाता है।
जो खुश्की पे पाए जाते हैं, खुश्की पे चूँकि पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, हर जगह पे पानी नहीं होता, तो फिर ये उसको अमोनिया से कन्वर्ट करके यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, कुछ देर के लिए बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है, और इसको बहुत कम पानी की मदद से क्रिस्टल्स या सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा सकता है। इस वजह से इनको बचत भी होती है और ये पानी भी बचा लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन गैस्ट्रोपोड। तो मेरीन स्नेल्स जो होते हैं डाइशियस होते हैं, और इसके जो गोनेड्स होते हैं इसके विसरल मास के अंदर ही फोल्ड बने होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। उनके साथ एसोसिएटेड ट्यूब्स होती हैं जो कि गैमीट्स को बॉडी से बाहर पहुंचा देती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। और खुश्की में पाए जाने वाले मोस्टली जो स्नेल्स मोनोइशियस होते हैं, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। एक ही स्नेल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाएंगे, लेकिन ये अपने एग्स को खुद से फर्टिलाइज नहीं करते। दो स्नेल्स एक दूसरे के एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं, मतलब कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इनमें से कुछ स्पीशीज़ के अंदर बॉडी वॉल के एक्सटेंडेड हिस्से आगे को फोल्ड होकर इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की शक्ल ले लेते हैं, ताकि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक जेली लाइक मटेरियल सेक्रेट होता है, जो कि इसके एग्स के इर्द गिर्द एक कवरिंग या कैप्सूल बना देता है। कुछ स्नेल्स जो कि मोनोइशियस हैं वो प्रोटेंड्रिक होते हैं, यानी कि उनमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, बाद में मतलब कि ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वो मेल रहते हैं और उसके बाद मेल ऑर्गन्स ख़त्म हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या ओवरीज बन जाती हैं और वो बाकी ज़िंदगी फीमेल बन जाते हैं। इसलिए कि अपने ही गैमेट्स को खुद से फर्टिलाइज ना कर सकें और क्रॉस फर्टिलाइजेशन चलती रहे। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन चलेगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, और अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन चलेगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हाईली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये या तो अपने अंडे एक एक करके देते हैं या फिर ग्रुप्स की फॉर्म में देते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर ये एक जगह पे ग्रुप की फॉर्म में अंडे दे देते हैं और स्पर्म्स कीमोटैक्सिस से आकर उनको फर्टिलाइज कर देते हैं। खुश्की पे रहने वाले स्नेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और इसके जो एग्स होते हैं या तो ये स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, मतलब कि जिस तरह माला के अंदर मोती होते हैं इस तरह से, या ग्रुप की फॉर्म में इस तरह क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स होता है ऐसे। तो बड़े स्नेल्स के एग्स बड़े साइज़ के होते हैं, इनमें यॉक भी ज़्यादा होती है। ये उसको किसी गीले या मॉइस्ट इन्वायरमेंट में नमी वाली जगह पे रखते हैं, जिस तरह से फॉरेस्ट फ्लोर है, ज़मीन पे जो पत्ते वगैरह गिरे होते हैं उसके नीचे। और कुछ स्पीशीज़ के अंदर एक छोटा सा कैल्शियम का बना हुआ शेल होता है, मतलब एक पाउच की तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें अपने एग्स को बंद कर देते हैं। तो ये एग्जांपल है जिसमें एक स्नेल अंडे दे रहा है, ये पिंक कलर के इसके अंडे हैं, और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर ये भी है, एक ये भी है, और ये जो जेलाटिनस बैग होता है जिसकी भी बात हमने की है वो है। फिर आती है डेवलपमेंट। तो मेरीन गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जो क्लीवेज स्पाइरल होती है, और इससे एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जिसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा की अगली स्टेज जो आती है उसके अंदर फुट, आइज, टेंटिकल्स और शेल प्रेजेंट होता है, उसको वैलीगर लार्वा कहते हैं। बाज़ों का जो ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज है वो नहीं आती, मतलब कुछ स्पीशीज़ में पहले ट्रोकोफोर लार्वा बनता है और वही लार्वा आगे जाके वैलीगर लार्वा में चेंज हो जाता है, जो कि ट्रोकोफोर की आगे तरक्की याफ्ता शक्ल है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर डायरेक्ट जो लार्वा फर्स्ट बनता है वही वैलीगर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा वाली स्टेज नहीं आती है। फिर उसके अंदर टॉर्जन होना स्टार्ट होती है, उसका शेल बनता है और बड़ा होता है, और फिर ये इवेंचुअली एडल्ट की शक्ल ले लेता है। तो ये वाला जो लार्वा है इसको वैलीगर लार्वा कहा जाता है। इसके अंदर तैरने के लिए ये सीलिया लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और ये ट्रोकोफोर लार्वा। ये लट्टू की शेप का होता है, भी सीलिया के ऊपर से इसके ये सीलिया का एक बैंड ये चारों तरफ होता है, सीलिया का एक गुच्छा इधर होता है कि नीचे होता है।
तो कुछ के अंदर पहले ये लार्वा बनता है और बाद में वो अपनी शेप चेंज करके वेलिगर लार्वा में बदल जाता है। यानी कि इस तरह से, जिसके अंदर बाकायदा एक शेल ये जो ब्राउन कलर का बना हुआ है ये होता है। और कुछ के अंदर डायरेक्ट वेलिगर लार्वा आता है और उसके बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाता है।